भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। एक अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि विभिन्न जानकारियों को व्यवस्थित रखने एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लिखने की कला की उत्पत्ति हुई होगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भारत में लेखन कला अर्थात लिपि के विकास को व्यक्त करते हुए बताया है कि क्रमशः सबसे पहले चित्रलिपि, उसके बाद सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, भाव ध्वनिमूलक लिपि और ध्वनिमूलक लिपि का विकास हुआ होगा। विद्वानों के मतानुसार भारत में लेखन कला का विकास ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हुआ। ध्वनिमूलक लिपि लिपि विकास की चरम परिणति मानी जा सकती है। नागरी लिपि और रोमन लिपि क्रमशः ध्वनिमूलक लिपि के उदाहरण है। भारत में सिंधु घाटी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदा, कुटिल, नागरी आदि लिपियों की जानकारी मिलती है। हिंदी की जननी और संवाहक देवनागरी विश्व की सबसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित लिपियों में परिगणित है। इसका विकास रातों रात नहीं हुआ, बल्कि यह सहस्त्रों वर्षों की भाषाई यात्रा का परिणाम है। देवनागरी आज न केवल हिंदी बल्कि संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, डोगरी जैसी कई भाषाओं का आधार है। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार देवनागरी भारत की वह राष्ट्रीय लिपि है जो अपनी वैज्ञानिकता के कारण विश्व की किसी भी लिपि से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। देवनागरी लिपि के नामकरण के विषय में अब जानते हैं। हिंदी लिपि, नागरी लिपि तथा देवनागरी लिपि ये तीनों नाम एक ही लिपि के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्वानों ने इसके नामकरण के कारणों की विभिन्न प्रकार से कल्पना की है। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि यह लिपि केवल नगरों में प्रचलित थी, इसलिए इसे नागरी कहा गया। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों का उल्लेख है, जिसमें नाग लिपि का नाम आता है। माना जाता है कि इसी से नागरी का विकास हुआ। चूंकि यह नागरी लिपि संस्कृत अर्थात देववाणी को लिखने के लिए प्रयुक्त होने लगी, इसलिए इसके साथ देव शब्द जुड़कर यह देवनागरी बन गई। एक मत ऐसा भी है कि नंदीनगर से संबंधित होने के कारण इस लिपि ने देवनागरी नाम प्राप्त किया होगा। डॉक्टर आरजी भंडारकर ने अपनी पुस्तक में संकेत दिया है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा होगा। अब लिपि की उद्भव यात्रा के विषय में जानते हैं। भारतीय लिपियों का विकास क्रम इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले सिंधु लिपि आती है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन लिपि सिंधु सभ्यता की लिपि मानी जाती है। इसका समय लगभग 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है।
यह अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकी है। यह चित्रात्मक अर्थात चित्रलिपि मानी जाती है। देवनागरी से प्रत्यक्ष संबंध स्पष्ट नहीं, पर यह भारतीय लिपि परंपरा की आरंभिक कड़ी है। दूसरी लिपि है खरोष्ठी लिपि। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि ये दो लिपियां प्रचलित थी। भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में खरोष्ठी लिपि का प्रचार था और वह आधुनिक उर्दू लिपि की तरह दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। विद्वानों के मतानुसार खरोष्ठी लिपि आर्य लिपि नहीं है। इसका संबंध विदेशी क्षेमेटिक अरामेइक लिपि से है। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का समय 5वीं शताब्दी ईस्वी सन पूर्व तक का माना जाता है। ब्राह्मी लिपि विशेष महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से उसको राष्ट्रीय लिपि का स्थान प्राप्त था। इसका प्रचार पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष भारत में था। भाषाविदों का सर्वसम्मत मत है कि देवनागरी का मूल स्रोत ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि की भांति बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। यह भारत की सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। सम्राट अशोक के शिलालेख इसी लिपि में लिखे अर्थात उत्कीर्ण किए गए हैं। गुप्त लिपि। गुप्त लिपि का समय ईस्वी सन की 4वीं-5वीं शताब्दी माना गया था। गुप्त साम्राज्य के दौरान ब्राह्मी में कुछ परिवर्तन आए और अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी रेखाएं जुड़ने लगी, जिसे गुप्त लिपि कहा गया। कुटिल लिपि। इसका समय ईस्वी सन की 6वीं से 9वीं शताब्दी माना जाता है। गुप्त लिपि के विकसित रूप को कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका कहा गया। इसमें अक्षरों के आकार मुड़े हुए अर्थात टेढ़े होने लगे, इसलिए इसे कुटिल नाम दिया गया। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपिमाला में लिखा है कि 9वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से ही 2 मुख्य शाखाएं निकली, एक नागरी लिपि और 2 शारदा लिपि। अब नागरी लिपि के विषय में जानते हैं, जिसको 3 रूपों में देख सकते हैं: प्राचीन नागरी, मध्यकालीन नागरी और आधुनिक देवनागरी। 9वीं शताब्दी के बाद 10वीं शताब्दी तक आते आते नागरी का स्वरूप स्पष्ट होने लगा। इसी को प्राचीन नागरी लिपि कहते हैं। राष्ट्रकूट राजाओं के दानपत्रों और शिलालेखों में प्राचीन नागरी के साक्ष्य मिलते हैं। मध्यकालीन नागरी का समय ईस्वी की 8वीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है। इस काल में लिपि के अक्षरों के ऊपर शिरोरेखा का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक भाषा विज्ञान में स्पष्ट किया है कि प्रारंभ में अक्षर खुले होते थे,
लेकिन धीरे धीरे उन्हें जोड़ने के लिए शिरोरेखा का प्रयोग होने लगा। इस काल के साक्ष्य ओडिशा और गुजरात के शिलालेखों में मिलते हैं। ईस्वी की 13वीं से 18वीं शताब्दी में देवनागरी ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करना शुरू किया। जैन ग्रंथों की हस्तलिपियों और भक्ति काल के साहित्य ने इसके स्वरूप को स्थिर किया। दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरी के नाम से जाना गया। आइए अब आधुनिक देवनागरी के विषय में जानते हैं। इसका समय 19वीं शताब्दी से अब तक माना जाता है। अंग्रेजी शासन के दौरान छापखाने के आगमन ने देवनागरी को एक नया मोड़ दिया। जॉन गिलक्रिस्ट और फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रयासों ने इसके मानकीकरण अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया तेज की। अब देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषताओं की ओर देखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी ने लिखा है कि देवनागरी लिपि का वर्णमाला क्रम विश्व में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें ध्वनियों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है, जो प्रशंसनीय है। सामान्य भाषा विज्ञान में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने लिखा है कि देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि नागरी लिपि का प्रसार उत्तर भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। देवनागरी को ध्वन्यात्मक लिपि कहा जाता है। इस लिपि का वर्णक्रम व्यवस्थित है। इसमें पहले स्वर और फिर व्यंजन आते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण उनके उच्चारण स्थान के आधार पर है। इस लिपि में एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक का प्रयोग होता है। रोमन लिपि में सी का उच्चारण क भी होता है और स भी होता है। देवनागरी में ऐसी दुविधा नहीं है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह है। इस लिपि में शिरोरेखा का महत्व है। शिरोरेखा शब्दों को एक इकाई में बांधती है, जिससे पढ़ने की गति बढ़ती है। इस लिपि में मात्रा विधान का महत्व और वैज्ञानिकता अत्यंत है। इसमें स्वरों के लिए स्वतंत्र मात्राएं हैं जो व्यंजनों के साथ लगकर अक्षरों का निर्माण करती है। देवनागरी लिपि में समय समय पर सुधार करने का यत्न किया गया है। समय के साथ लिपि को टंकण अर्थात टाइपिंग और मुद्रण के अनुकूल बनाने के लिए कई समितियों की रचना की गई, जिसमें सबसे पहले सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। देवनागरी सुधार के लिए काका कालेलकर समिति ने 1953 में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने
देवनागरी के मानक स्वरूप को अंतिम रूप दिया, जिसमें ज, ध, भ आदि के लेखन के तरीके निश्चित किए गए। वर्तमान स्थिति और तकनीकी विकास के विषय में अब देखते हैं। आज के डिजिटल युग में देवनागरी ने स्वयं को बहुत तेजी से ढाला है। यूनिकोड के आने के बाद कंप्यूटर और मोबाइल पर देवनागरी का प्रयोग अत्यंत सुलभ हो गया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों ने देवनागरी के लिए विशेष फॉन्ट्स और इनपुट टूल्स विकसित किए हैं। आज इंटरनेट पर हिंदी की बढ़ती सामग्री देवनागरी की प्रासंगिकता का प्रमाण है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि केवल चिन्हों का समूह नहीं है, बल्कि यह भारत की भाषाई आत्मा का प्रतिबिंब है। ब्राह्मी से आज के आधुनिक स्वरूप तक इसकी यात्रा निरंतर परिष्करण की यात्रा रही है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, यदि विश्व की सभी लिपियों का मूल्यांकन उनकी शुद्धता और स्पष्टता पर किया जाए तो देवनागरी निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। इसकी वैज्ञानिकता ही इसका सबसे बड़ा बल है।